हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पे। आई होप आपकी एग्जाम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी और उस एग्जाम्स की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम हाजिर हो चुके हैं। तो पहले वाली वीडियोस में DC1 की कंप्लीट फुल रिवीजन कर चुके हैं, DC2 की कंप्लीट फुल रिवीजन कर चुके हैं, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी। तो आज की वीडियो रहने वाली है DEC3 की कंप्लीट फुल रिवीजन। सिर्फ एक ये वीडियो अगर आप देखकर गए होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि मैम अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। मैं बहुत ही सच्चे दिल से आपको पढ़ाने वाली हूँ, उतने ही सच्चे दिल से आप पढ़ लेना। और ये थोड़ी सी लंबी वीडियो रहेगी तो थोड़ा सा धैर्य रख लेना और कम से कम इस वीडियो को 2 बार जरूर देखकर जाना। सारी की सारी बातें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से। इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस पे मैंने फ्री चैनल पे फ्री रिविजनरी वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आप वीडियोस वाले सेक्शन पे जाओगे, DC1 DC2 आपको सारी की सारी चीजें दिख रही हैं, तो ये आपको मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं, हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, ये मेरे द्वारा लिखे गए मेरे नोट्स में से मैं पढ़ा रही हूँ। और अगर आप ये नोट्स लेना चाहो तो लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर ये देखो यहाँ पर आपको शो हो रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की PDF लेनी है। पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट 300 में मिल जाएगी। हिंदी मीडियम की अलग है, इंग्लिश मीडियम की अलग है। सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट नोट्स हमारे इस नंबर से मिलेगा। कोई कैफे से नहीं मिलता, कोई किसी ग्रुप से नहीं मिलता। हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 10 मार्क्स का पूछ लिया जाता है, 2 तरीके से पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ। क्या कह रहे हैं? ठीक है। जीवन के पहले 6 वर्षों में प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास अंतक्षेपे प्रदान करने के महत्व का वर्णन कीजिए। यूजली ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या ये पूछ लिया जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास अंतक्षेपों का तर्काधार बताइए। ठीक है, दोनों के लिए सेम आंसर लिखा जाएगा। बहुत बहुत अच्छे से आपको इस आंसर को समझना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर, ECCE के महत्व को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निम्नलिखित कहा गया है। बाल विकास के समग्र स्वरूप अर्थात पोषण, स्वास्थ्य और सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक और भावनात्मक विकास को पहचानते हुए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ECCE को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। क्या कह रहे हैं? ECE को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, डायरेक्ट पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो इसी हिसाब से लिखकर आ जाना, क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ते हो तो आपको कुछ समझ नहीं आता किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कैसे आंसर लिखना है ना। तो इस वीडियो से आपको ये भी पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और ये भी पता चल जाएगा कि उन्हें लिखना कैसे है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उचित ECCE कार्यक्रम चलाना आवश्यक है। एक सुंदर सा प्यारा सा फ्लो चार्ट बना देना। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रमों के तर्काधार और आवश्यकता। पहली है निर्णायक अवधि, स्वास्थ्य माहौल देने के लिए, अभाव चक्र को तोड़ने में सहायक, उत्तेजक खेल गतिविधियों को प्रदान करने के लिए, सामाजिक आर्थिक समानता के लिए, पूर्ण रूप से विकसित होना बच्चों का अधिकार। ठीक है, आप अगर अपने पेपर में इंट्रोडक्शन लिख कर आते हो, फ्लो चार्ट बनाकर आते हो, एग्जाम्पल्स लिख कर आते हो, पॉइंट्स लिख कर आते हो, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष लिख कर आते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली ना अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। अभी मैं बच्चे की आंसर शीट दिखाऊंगी, हमारा ही स्टूडेंट है, इग्नू की ओरिजिनल आंसर शीट दिखाऊंगी, 90 मार्क्स मिले हुए, प्रॉपर जैसे हमने बताया था वैसा शेड्यूल फॉलो करा और 90 मार्क्स मिले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इग्नू में मार्क्स नहीं मिलते, मिलते हैं अगर आप सही तरीके से लिख कर आते हो। ठीक है, बच्चों की मार्कशीट्स भी आपको दिखा देंगे, इतने अच्छे अच्छे 95 97 मार्क्स वाले। फर्स्ट पॉइंट, निर्णायक अवधि। जीवन के पहले 6 वर्ष विकास की निर्णायक अवधि हैं, क्योंकि इस अवधि में विकास तेज गति से होता है और परिणाम स्वरूप यही वह समय है जब वातावरण संबंधी संवेदी या अभाव का बच्चे पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रमों की आवश्यकता है। उदाहरण, अनुकूल स्थितियां जैसे पर्याप्त भोजन, स्वस्थ माहौल, प्यार विकास को प्रोत्साहित करती है।
स्वास्थ्य माहौल के लिए, स्वस्थ माहौल के लिए माता पिता बच्चों को घर में स्वस्थ, अब पहला पॉइंट बेसिकली क्या था मैं आपको बता दूं, निर्णायक अवधि, बच्चे के जो पहले 6 साल होते हैं ना वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। अगर उनको हम अच्छा एनवायरनमेंट देंगे तो उनकी जो डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से हो पाएगी। तो इसलिए अगर वो प्ले स्कूल में जाएंगे, ईसी के सेंटर में जाएंगे तो प्रॉपर उनकी डेवलपमेंट हो पाएगी। दूसरा, स्वस्थ माहौल देने के लिए घर पे माँ बाप आजकल वर्किंग होते हैं, बच्चे की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन अगर वो ईसी के सेंटर में आएंगे तो वहां पर उनको स्वस्थ माहौल दिया जाएगा। माता पिता बच्चों को घर में स्वस्थ या उनकी जरूरत के हिसाब का माहौल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर उन्हें पता ही नहीं होता कि बच्चे की क्या जरूरतें हैं, है ना। उन्हें पता ही नहीं है कि बच्चे की जरूरतें क्या है, या फिर वो अपने कामों की वजह से उनकी जरूरतों पे ध्यान नहीं देते। हाय पैसा पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, बस सारा ध्यान उस पे होता है, बच्चे की जरूरतों को देख ही नहीं पाते कि उनकी कुछ इमोशनल नीड्स हैं, उनके साथ बैठो, खेलो, बातचीत करो। उदाहरण, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रमों के द्वारा बच्चों को स्वस्थ माहौल दिया जाता है, जिसमें उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जाता है और उन्हें पूरा किया जाता है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ऐसी लैंग्वेज लिखकर आ जाना। तीसरा, अभाव चक्र को तोड़ने के लिए, गरीब का बच्चा है, पढ़ेगा नहीं, ठीक है, पढ़ेगा नहीं तो आगे जाके कोई नौकरी नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, फिर गरीब रह जाएगा। लेकिन अभी गरीब का बच्चा है, उसको बेसिक एजुकेशन दे रहे हैं, कल को स्कूल जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, तो वो जो गरीबी वाली उनका भाव चक्र है ना उसको तोड़ सकता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा हम अभाव चक्र को तोड़ सकते हैं। जब गरीब घर का बच्चा स्कूल जाएगा, धीरे धीरे पढ़ेगा लिखेगा, तो ये सब उसे गरीबी से बाहर आने में मदद करेगा। उदाहरण, राजू एक गरीब घर का बच्चा है, अगर वो शिक्षा प्राप्त करेगा जो आगे जाकर अपना घर चला सकता है, पैसे कमाकर इससे वो गरीबी से बाहर आ पाएगा। उत्तेजक खेल गतिविधियों को प्रदान करने के लिए माता पिता घर में बच्चे के को उत्तेजक खेल गतिविधियां प्रदान नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास इतना समय ही नहीं होता कि वो उनकी उत्तेजक खेल गतिविधियां सोचे और घर में करवाएं। उदाहरण, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा बच्चों को उत्तेजक खेल गतिविधियां करवाई जाती हैं। खेल विधि द्वारा बच्चों को बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाती है। पूर्ण रूप से विकसित होना बच्चों का अधिकार है। भाई ये नहीं है कि अमीर का जो बच्चा है बस उसी का अधिकार है कि वो पूर्ण रूप से डेवलप हो पाए, उसी को सारे रिसोर्सेज मिले। गरीब घर का बच्चा है तो उसका भी अधिकार है, हर बच्चे का अधिकार है। बच्चों को प्यार भरी स्नेहपूर्ण देखभाल और सेवा दी जानी चाहिए ताकि उन्हें भी पूर्ण रूप से विकसित होने का मौका मिले, यह उनका अधिकार है। उदाहरण, रजनी एक बच्ची है और यह उसका अधिकार है कि उसे पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए अवसर दिया जाए। 6 पॉइंट, ये क्वेश्चन मैं इतने आराम से इसलिए समझा रही हूँ, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, आपको ये क्वेश्चन नजर आएगा। सामाजिक आर्थिक समानता के लिए गरीब बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई की नींव कमजोर रह जाती है। माता पिता लड़कियों की पढ़ाई को महत्व नहीं देते, इसलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम जरूरी हैं। उदाहरण, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम द्वारा लड़कियां और गरीब बच्चे भी प्रारंभिक शिक्षा ले पाएंगे। 6 पॉइंट्स विद उदाहरण। निष्कर्ष, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रमों का मानव अधिकारों, स्वस्थ माहौल प्रदान करने में, सामाजिक आर्थिक समानता के लिए, नैतिक मूल्यों, अभाव चक्र को तोड़ने में अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। इस हिसाब से लिख कर आओगे तो बहुत आसानी से 9 नंबर ले आओगे। थ्योरी पेपर में 10 में से 10 तो वैसे भी नहीं देते, तो 9 मिल जाएंगे, काफी है। आगे चलते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? अब आपसे ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई ताराबाई मोदक जी ने ईसी में, मतलब जो प्री स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड शिक्षा थी, उसमें क्या योगदान दिया? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या योगदान दिया? फ्रोबेल जी ने क्या योगदान दिया? तो ये बड़े बड़े 5 लोग हैं जिन्होंने योगदान दिया था। मैं 5 के बारे में आपको बता रही हूँ, इनमें से कोई 2 आपके पेपर में आ जाएंगे।
बहुत ही प्यार से आपको इस क्वेश्चन को समझना है क्योंकि पेपर में डायरेक्टली आ जाता है। निम्नलिखित प्रत्येक शिक्षाविद के शैक्षिक विचारों की मुख्य विशेषता बताइए। पहले, ताराबाई मोदक जी। पद्म भूषण से सम्मानित श्रीमती ताराबाई मोदक शालापुर शिक्षा के क्षेत्र में आगामी थी। ताराबाई बालवाड़ी की संकल्पना की प्रवक्ता थी। बालवाड़ी शालापुर बच्चों के लिए केंद्र होते हैं। उन्होंने बोर्डी में 2 प्रकार की बालवाड़ी प्रारंभ की, एक केंद्रीय बालवाड़ियां, दूसरी आंगन बालवाड़ियां। केंद्रीय बालवाड़ियां नियमित रूप के समय में 5 घंटे के लिए चलाई जाती हैं। वे शैक्षिक खेल सामग्री के से पूरी तरह सुसज्जित थी। बच्चों को उनके घरों से केंद्रीय बालवाड़ी में लाया जाता है। आंगन बालवाड़ियां उनके माता पिता और बड़ों की निगरानी में बच्चों की झोपड़ियों के नजदीक किसी आंगन में या पेड़ के नीचे संचालित की जाती थी। ये बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखकर आधे या 1 घंटे का कार्य करती थी, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग। ताराबाई ने इस बात पर बल दिया कि अध्यापिका को स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का प्रयोग करके, मतलब लोकली अवेलेबल जो भी रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, टीचर के आसपास जो उसको रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसके थ्रू बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अपने खेल सामग्रियां तैयार करनी चाहिए कि मेरे पास जो जो रिसोर्सेज हैं मैं वो इकट्ठा करके कोई खेल सामग्री बनाऊं और बच्चों को पढ़ाऊं। शालापुर शिक्षा के क्षेत्र में ताराबाई का आंगन बालवाड़ी प्रारंभ करने का विचार एक अद्वितीय योगदान है, जिसने नर्सरी और शालापुर शिक्षा का सही मायने में भारतीयकरण करने में योगदान दिया। उनके आंगनबाड़ी और 4 गृह स्कूल संबंधी विचार शालापुर बच्चों के साथ काम करने वाले व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शन सिद्ध हुए। ICDS योजना में आंगनबाड़ी की संकल्पना उनके कार्य से ही उभरी है। ताराबाई मोदक जी के बारे में पूछ लिया जाए तो ये लिख दोगे। अगला, मारिया मोंटेसरी जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछ लिया जाए। मारिया मोंटेसरी का जन्म इटली में हुआ। शालापुर बच्चों के लिए उन्होंने एक शिक्षा प्रणाली प्रस्तुत की जो अब प्रणाली ना रहकर शिक्षा में समतुल्य बन चुकी है। मोंटेसरी का विश्वास था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के व्यक्तित्व को पूरी तरह से व्यक्त करने में सहायक हो। बच्चे को समुचित वातावरण प्रदान करना चाहिए ताकि बच्चा अपनी संपूर्ण क्षमताएं अभिवृद्ध व विकसित कर सके। बिल्कुल ठीक, कि बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो सके, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, फुल कैपेसिटी पे डेवलप कर सके। मोंटेसरी के हिसाब से इंद्रियां ज्ञान का द्वार हैं। उन्होंने प्रशिक्षण और विकास पर यह निर्भर करता है कि व्यक्ति जीवन भर ज्ञान का अर्जन कैसे करेगा। उन्होंने इस बात की ओर भी संकेत किया कि प्रारंभिक वर्षों में इंद्रियां बहुत सक्रिय होती हैं, हमारी जो सेंसेस होती हैं अर्ली इयर्स में बहुत एक्टिव होती हैं और इस अवधि में बच्चा बहुत कुछ सीखता है। मोंटेसरी ने छोटे बच्चों के स्कूल को बाल सदन का नाम दिया। बाल सदन में बौद्धिक कार्य करने के लिए कुछ कमरे, व्यक्तिगत खेल और सोने के लिए भी कुछ कमरे, खेलों व संगीत के लिए क्लब रूम, भोजन कक्ष और एक उद्यान था। मोंटेसरी क्रियाएं एक क्रमबद्ध रूप, सरल से कठिन की में व्यवस्थित होती है। पहले इजी एक्टिविटीज होंगी, फिर डिफिकल्ट होंगी। बच्चे को स्वयं खोज, मतलब खुद डेवलप, खुद एक्सप्लोर करना है और स्वयं संकल्पनाओं को समझने के लिए प्रोत्साहित किए जाने पर बल दिया जाता है। मोंटेसरी पद्धति बाल केंद्रित है। बच्चे अपनी इच्छा अनुसार क्रिया चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता के साथ साथ क्रियाओं में संरचना भी निहित रहती है। शिक्षिका बच्चों के लिए क्रियाएं इस प्रकार संरचित करती है ताकि बच्चों का क्षेत्र विशेष में कुछ विकास हो सके। प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतें व रुचियों के आधार पर उसके लिए शिक्षण नीति तैयार की जाती है। इससे प्रत्येक बच्चा अपनी गति से प्रगति करता है और उसके अनुकूलतम विकास को बढ़ावा मिलता है। आज कई शालापुर केंद्र मोंटेसरी विधि पर
विधि पर आधारित है। आजकल बहुत से प्ले स्कूल, बहुत से शालापुर केंद्र, चाइल्ड केयर सेंटर मोंटेसरी विधि पर आधारित है। मतलब उनका जो पढ़ाने का तरीका है, प्ले एक्टिविटीज है, बच्चों को एक्टिविटीज कराने का तरीका है, वो ये मारिया मोंटेसरी जी ने जो मोंटेसरी विधि दी थी उस पर ही बेस्ड है और उसी दृष्टिकोण के अनुसार केंद्र चला रहे हैं। मोंटेसरी की शैक्षणिक सामग्रियों का प्रयोग सभी शालापुर केंद्रों में किया जाता है। 2 पता चल गए। थर्ड, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी अब कुछ योगदान दिया था, अब हम उसको पढ़ेंगे। ये सारे इतने इंपॉर्टेंट है, इन 5 में से कोई भी 2 या 3 पूछ लिए जाते हैं, तो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। ताराबाई मोदक जी के बारे में पढ़ लिया, मारिया मोंटेसरी जी के बारे में पढ़ लिया, अब रविंद्रनाथ टैगोर जी की बारी। टैगोर प्रगतिवादी थे और शिक्षा के साधनों के रूप में प्रकृति के साथ निकटतम व प्रत्यक्ष संपर्क रखने में विश्वास करते थे। उनके शालापुर केंद्र में पाठ्यचर्या विषय केंद्रित होने की बजाय क्रिया केंद्रित थी, एक्टिविटी बेस्ड थी, मैथ बेस्ड, इंग्लिश बेस्ड, ऐसे विषय बेस्ड नहीं थी, एक्टिविटी बेस्ड थी। एक्टिविटी के थ्रू सिखाया जाता था। वे खेल और क्रियाकलाप के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने में विश्वास रखते थे। टैगोर ने शिक्षण की 3 निम्नलिखित विधियों पर बल दिया। पहला, पेरिपेटिक विधि। ठीक है, पेरिपेटिक विधि के अनुयायी टैगोर जीवन में पूर्ण तालमेल और सामंजस्य स्थापित करने हेतु शरीर और मन के बीच संबंध को महत्व देते थे कि हमारी बॉडी में पूरा तालमेल होना चाहिए, है ना, शरीर और मन के बीच में संबंध होना चाहिए, तभी हम कोई भी काम करने में समर्थ हैं। क्रिया के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की विधि कि बच्चे को कुछ भी सिखाना है, हम क्रिया करवाएंगे। स्वयं क्रिया करके सीखना, खुद क्रिया करके सीखेगा, खुद एक्टिविटी करके सीखेगा बच्चा, में विश्वास रखने वाले टैगोर ने इस तथ्य पर बल दिया कि बच्चों को क्रियाओं के माध्यम से सीखना चाहिए। पर्यावरण के जरिए सीखना, पर्यावरण, इन्वायरमेंट के थ्रू सिखाना है। प्रकृतिवादी थे, सब कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड था इनका। टैगोर ने पर्यावरण के माध्यम से पढ़ाने पर बल दिया। इनके अनुसार शालापुर बच्चों को प्राकृतिक भ्रमण के जरिए ही पढ़ाना चाहिए। टैगोर का यह मानना था कि बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में स्वस्थ प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ संपर्क के दौरान वास्तविक तक पहुंचना चाहिए। प्रकृति में जाएंगे, प्रकृति की चीजों को समझेंगे, वहां के लोगों से बातचीत करेंगे, तभी उन्हें पता चलेगा कि असली जीवन क्या है। यह बच्चे की रुचियों में व्यापकतम संभावित विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने महसूस किया कि बच्चे के लिए सीखना अनिवार्य, अन्वेषणात्मक, सक्रिय और आनंदपूर्ण है। टैगोर कड़े अनुशासन के विरुद्ध थे। उनका मानना था कि शिक्षा का लक्ष्य है मनुष्य को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। वे 2 पीरियड के बीच विराम देते थे, अर्थात पहला पीरियड समाप्त होने के बाद दूसरा पीरियड प्रारंभ होने से पहले वह दोनों पीरियडों के बीच में अंतराल देते थे। एक पीरियड खत्म हो गया, दूसरे पीरियड के बीच में टाइम होना चाहिए, बच्चा रिलैक्स कर सके, रेस्ट कर सके। टैगोर ने पर्यावरण के माध्यम से शिक्षण, स्वयं क्रिया करके सीखना, स्वयं क्रिया के माध्यम से शिक्षा पर बल दिया। आज शिक्षा के क्षेत्र में वही शालापुर केंद्र अच्छा माना गया है जिसमें टैगोर द्वारा वर्णित उपयुक्त गुण हो। आज वही प्ले स्कूल, वही चाइल्ड केयर सेंटर को हम अच्छा मानते हैं जिसमें बच्चा खुद करके सीखता है, एक्टिविटी के थ्रू सीखता है। तो ये किसने बताया था? टैगोर जी ने ही तो बताया था ना। चौथा, फोर्थ, फ्रेडरिच फ्रॉबेल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। किंडरगार्टन आपने हर जगह सुना होगा, आधे लोगों ने तो प्ले स्कूल का नाम ही किंडरगार्टन के आगे 1-2 वर्ड लगा रखे हैं। ठीक है, अब ये किंडरगार्टन पद्धति के संस्थापक फ्रॉबेल का जन्म प्रेशिया में हुआ था। फ्रॉबेल के विचार में बाल्यावस्था मात्र वह अवस्था नहीं है जिसमें बच्चे व्यवस्था के लिए तैयार करते हैं। मतलब ये नहीं कह रहे कि शिक्षा का माध्यम सिर्फ ये नहीं है, आज मैंने अपने बच्चे को नर्सरी में डाला है तो मेरा ये फोकस नहीं होना चाहिए कि कल को डॉक्टर बन जाएगी, पैसे कमाएगी। नहीं,
चाइल्डहुड की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। बच्चा वो चाइल्डहुड एंजॉय करता है, खेलता है, कूदता है, अलग अलग चीजों को समझता है। प्रत्युक्त इसका अपने आप में मूल्य होता है, इसकी अपनी निजी सृजनात्मकता होती है। किंडरगार्टन की संकल्पना फ्रॉबेल का प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के सिद्धांतों को निर्मित करने और उनके व्यवहारिक रूप में डालने में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बाल्यावस्था की सर्वोपरि महत्व को समझा और 1837 में ब्लैकेनबर्ग में 4 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे के लिए प्रथम किंडरगार्टन खोला। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन का मतलब क्या है? जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है बच्चों का बगीचा। उनका विश्वास था कि पौधे की वृद्धि विकास की प्रक्रिया तथा बच्चे की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया समान होती है। जैसे पौधे की वृद्धि होती है, विकास होती है, जो तरीका होता है वही एक बच्चे की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया होती है। दोनों का विकास भीतर से ही होता है। अब फ्रॉबेल के अनुसार जो हमारा स्कूल है वो एक बगीचे की तरह है, जो हमारा अध्यापक है वो एक माली की तरह है, और हमारे जो नन्हे मुन्ने से विद्यार्थी हैं वो हमारे पौधे हैं। ये अध्यापक माली की तरह इन पौधों पर पानी देके इनको पढ़ाकर मदद करता है कि ये अच्छे प्लांट बन सके, और ये सारा काम बगीचे यानी कि स्कूल में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किंडरगार्टन का एक महत्वपूर्ण घटक था सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। किंडरगार्टन में बच्चा अपनी कल्पना के प्रवाह में बहने को स्वतंत्र है। फ्रॉबेल के अनुसार बच्चा शैक्षणिक सिद्धांतों का एकमात्र स्रोत है और अध्यापक का कार्य है बच्चे की प्रकृति के अनुकूल कार्य करना। बच्चा स्वयं को अपनी सृजनात्मक क्रियाओं द्वारा ही विकसित करता है। फ्रॉबेल के किंडरगार्टन का सिद्धांत 3 अवयव पर केंद्रित था। फ्रॉबेल द्वारा विकसित खेल सामग्रियों का प्रयोग, उनके द्वारा लिखे खेल गीतों को गाना, मतलब उन्होंने कुछ खेल सामग्रियां बनाई थी उनका यूज, उन्होंने कुछ खेल गीत बनाए थे उनका गाना, खेल वृत्त में विभिन्न शैक्षिक खेलों का खेलना, और जो उन्होंने कुछ खेल बताए थे वो खेल खेलना। 3 सिद्धांतों पर बेस्ड है। फ्रॉबेल मानते थे कि बच्चे की वृद्धि और विकास एक आंतरिक शक्ति द्वारा निर्देशित होता है। उन्होंने महसूस किया कि खेल बच्चे के विकास के लिए अनिवार्य कारक है। शालापुर शिक्षा के क्षेत्र में किंडरगार्टन की संकल्पना फ्रॉबेल का एक महत्वपूर्ण योगदान है, ये भी पता चल गया। अब लास्ट, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भी कुछ दी थी शैक्षिक दर्शन, उसे भी देख लो। ये 5 ही हैं, इन्होंने दिया था, पांचों के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, इनमें से कोई एक पूछ लिया जाएगा। गांधी जी ने नई तालीमा या बुनियादी शिक्षा नामक नई शिक्षा प्रणाली के लिए ठोस वैचारिक आधार दिया, जिसमें प्री स्कूल के बारे में बात नहीं की गई। बाद में उन्होंने 7 साल से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे पूर्व बुनियादी शिक्षा कहा जाता है। पूर्व बुनियादी शिक्षा की अवधारणाएं: घर बच्चे की शिक्षा और सीखने का पहला केंद्र है। छोटे बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक और माता पिता को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। प्री स्कूल शिक्षा महंगी नहीं होनी चाहिए ताकि अधिकांश बाल आबादी तक पहुंच सके। बच्चों को सक्रिय, रचनात्मक और चंचल होना चाहिए। बच्चे खेल के माध्यम से चीजें सीखते हैं। गांधी जी के शिक्षा दर्शन में बच्चे शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र हैं। बच्चों की जरूरतें व रुचियां शिक्षण नीति में निर्णायक कारक हैं। शिक्षा की अवधारणा: गांधी जी के अनुसार अच्छी शिक्षा वह है जो आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को उत्तेजित करती है। पहला, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम शिल्प केंद्रित और गतिविधि केंद्रित होना चाहिए। प्री स्कूल स्तर के दौरान निर्माण गतिविधियों पर जोर दिया जाना चाहिए। कुछ कुछ तोड़ जोड़ करके चीजें बनाएं, हाथों का यूज करें, है ना। विधियां: सह संबंध बुनियादी शिक्षा की महत्वपूर्ण विधि है। यह वह तकनीक है जो शिक्षा को बच्चों के जीवन में जोड़ती है।
शिक्षक की भूमिका, शिक्षक को माँ की भूमिका निभानी होती है, उससे बच्चे का पालन पोषण करना है, उसके साथ रहना है और उसके विकास में मदद करनी है। पूर्व बुनियादी स्कूल में निम्नलिखित 4 वर्गों के बच्चों की जरूरतों पर ध्यान दिया जाता है। प्रथम अवस्था क्या है? गर्भधारण से जन्म तक। द्वितीय अवस्था क्या है? जन्म से 2.5 वर्ष की आयु तक। तृतीय अवस्था क्या है? 2.5 से 4 वर्ष की आयु तक। चौथी अवस्था क्या है? 4 से 7 वर्ष की आयु तक। पहली 2 अवस्थाओं में माँ और बच्चा दोनों शामिल हैं। माताओं को स्वास्थ्य, स्वच्छता और बच्चों को पालने की नई तकनीकों के बारे में समझाया जाता है। तीसरी अवस्था में बच्चे अपने इच्छा अनुसार काम करने, इधर उधर घूमने फिरने और अपनी मनपसंद क्रियाएं चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। चौथी अवस्था में बच्चे कक्षा की सफाई, पौधों को पानी देना जैसी क्रियाओं में भाग लेना शुरू कर देते हैं। तो ये सब आप लिख कर आओगे अगर मोहनदास करमचंद गांधी जी के योगदान के बारे में बताया जाए। पहला क्वेश्चन ईसी वाला तर्कादर अनुक्षेपे बताओ, वो पूछ लिया जाता है। दूसरे में से इन पांचों में से कोई 2 पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ लेना चाहो, वैसे तो मैं कोशिश कर रही हूँ इसमें पढ़ाने की, बट इसमें सारे कवर नहीं हो पाएंगे। सारे लेना चाहो तो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ तीनों सब्जेक्ट्स की आपको 300 में मिल जाएगी। क्या करना है? व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, व्हाट्सएप पे 8178947630। ये आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो भी रहा है हर जगह पर। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ लेनी है। आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी, पे करके ले सकते हो। पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट्स 300। इंग्लिश मीडियम के नोट्स अलग है, हिंदी मीडियम के नोट्स अलग हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल लेवल अप लर्निंग को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए। हिंदी मीडियम की अलग है, इंग्लिश मीडियम की अलग है। 20-20 वीडियोस हैं, इनको ही अगर 2-2 बार देख गए तो कोई नोट्स लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बुक्स तो तुमने वैसे ही सारा साल पढ़ी नहीं है, तो अब 2 दिन में क्या पढ़ोगे। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। 15,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स इसमें ऑलरेडी हैं। मैंने DC3 की ब्लॉक वाइज रिवीजन, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5 की जो 5 वीडियोस हैं वो भी मैंने यहाँ पर अब मेरे चैनल पे शेयर की है, देख लेना। बाकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस डलती रहती हैं। ऊपर पिंड मैसेज पे दबाओगे तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में फ्री बुक्स भी आपको मिल जाएंगी। अगर आप इसे डाउनलोड करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अब आप बोलोगे मैम आपके बच्चों के सच में 90 मार्क्स आते हैं क्या? ये देख लो, हमारे ही बच्चे की इग्नू की आंसर शीट है, कितने मार्क्स स्कोर करे हुए देख लो। डीसी का बच्चा है, 90 मार्क्स स्कोर करे हैं। ठीक है, तो आपको जो आंसर शीट मिलेगी, कुछ ऐसी आंसर शीट मिलेगी, कैसे कैसे क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है, मैंने चैनल पे वीडियो डाली हुई है। और एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं ऑल द बेस्ट विश करूंगी और कुछ लास्ट मिनट टिप्स बताऊंगी, उसे देख लेना। बच्चे ने देख लो 90 मार्क्स स्कोर करे हैं प्रॉपर, जैसे हमने बताया था। बीच में क्वेश्चन नंबर लिख देना, इधर आंसर नंबर 1 लिख के पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, मेन पॉइंट्स लिखने हैं, एक्सप्लेन करना है, कंक्लूजन लिखना है, निष्कर्ष लिखना है, बिल्कुल साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखना है। आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना होता है। इस बच्चे ने भी ब्लू से ही लिखा है, बट ये स्कैन होकर आंसर शीट आई है तो इसमें ब्लैक दिख रहा है। क्वेश्चन पेपर में तो क्वेश्चन लिखना नहीं होता, बस क्वेश्चन नंबर डाल देना, आंसर ब्लू पेन से लिख देना, कोई हेडिंग है तो ब्लैक पेन से लिख सकते हो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, अगर मैं आपको हमारे रिजल्ट्स दिखाऊं, असाइनमेंट में 90 मार्क्स, प्रोजेक्ट में 90 मार्क्स, मतलब 97, 98, 80 मार्क्स, तो मतलब ये टॉपर रह चुकी है हमारी बच्ची। हर चीज में 96, 97, 98 मार्क्स है। तो आप भी इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अगर ये बच्चे ला सकते हैं हमारे, तो आप भी ला सकते हो। बस आपको करना क्या है, सच्चे दिल से पढ़ाई करनी है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं उस तरीके से पढ़ लेना, ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है जी, ये हमारे ही बच्चे हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, तो आप भी जरूर लेकर आओगे। आप भी जरूर लेकर आओगे तो हमारे चैनल लेवल अप लर्निंग को सब्सक्राइब कर लेना। इस पे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे भी सब्सक्राइब, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक हर वीडियो के नीचे गिवन है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब आपको दिख रहा है, सब्सक्राइब कर लेना। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। दृष्टि दोष के कारण बच्चे का संज्ञानात्मक विकास पर कैसा प्रभावित होता है? अगर किसी बच्चे में दृष्टि दोष है, देख नहीं पाता,
किसी दृष्टि दोष वाले बच्चे का संज्ञानात्मक विकास काफी हद तक उससे मिलने वाले अनुभवों के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि दृष्टि क्षतिग्रस्त हो जाए तो किसी भी वस्तु, विषय या व्यक्ति के बारे में एकीकृत संकल्पना अर्जित करने का कार्य और भी कठिन हो जाता है। बिल्कुल ही दृष्टि ना हो, बिल्कुल ही देख ना पाए तो किसी भी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, चीज के बारे में समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जो बच्चे को देखने में कुछ दिक्कत है, उसका संज्ञानात्मक विकास कितना होगा वो उस पर डिपेंड करता है कि उसको किस हिसाब के एक्सपीरियंसेस दिए जा रहे हैं। क्या टीचर, पेरेंट्स उसके साथ मेहनत कर रहे हैं उसको चीजें समझाने के लिए, या बस ऐसे ही छोड़ दिया कि भाई इसको तो नहीं हो पाएगा। आप कितनी मेहनत करते हो उस बच्चे के साथ वो भी डिपेंड करता है। जब तक आंखें खुली होती हैं, दृष्टि क्रियाशील रहती है, और जब तक आंतरिक अंगों में कोई दोष ना हो तो सुनाई देता ही रहता है। जब तक आंखें खुली होती हैं, दृष्टि क्रियाशील रहती है, और जब तक आंतरिक अंगों में कोई दोष ना हो तो सुनाई देता ही रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि बिना किसी विशेष प्रयास और कभी-कभी बिना किसी चेतन प्रयास के हम वस्तुओं को देखते हैं और उनके बारे में कोई धारणा बना लेते हैं। लेकिन यदि हम स्पर्श की सहायता से किसी वस्तु को जानना चाहें तो हमें विशेष प्रयास करना पड़ेगा। स्पर्श को सीखना स्वयं की ही नहीं आ जाता। इसमें नेत्रहीन बच्चों के प्राय व्यक्तियों और वस्तुओं को स्पर्श करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा देख नहीं सकता तो आपको ये नहीं करना कि भाई उसको तो बता ही नहीं सकते इस रिमोट के बारे में। आंखें बंद, अगर मैं आंखें बंद करती हूँ और इस रिमोट को हाथ लगाती हूँ तो ये स्पर्श के थ्रू तो मुझे कुछ समझ आ रहा है ना, कोई चीज है जिसके अंदर छोटे छोटे बटन हैं, कुछ दबाएंगे तो कुछ होगा। इन द सेम वे अगर उसकी देखने की दृष्टि में दिक्कत है लेकिन वो सूंघ तो सकता है, सुन तो सकता है, बोल तो सकता है, टच तो कर सकता है, टच करके चीजों के बारे में बता दो, सुन के, मतलब ये जो पॉइंट लिखा है ना थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में लिखा हुआ है, थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है। इजी शब्दों में आपको ये लिखना है कि कोई बच्चा अगर देख नहीं सकता, किसी चीज का स्पर्श करके, टच करके, सुनकर, बोलकर, सूंघकर तो उसके बारे में समझ सकता है ना। तो आपको पूरा पूरा प्रयास करना है कि उसकी बाकी जो सेंसेस हैं उसके थ्रू आप चीजों को समझा दो। जब बच्चे किसी चीज को देखते हैं तो उनका कौतिक जागृत होता है और वो उस वस्तु के बारे में और जानना चाहते हैं। किंतु नेत्रहीन बच्चे को प्रेरणा प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे, चूंकि स्पर्श करना इतना सहज और स्वाभाविक नहीं होता जितना कि देखना। ठीक है, देखने से ज्यादा जल्दी हम चीजें समझ जाते हैं, टच करके थोड़ा सा टाइम लगेगा। किस आयु में बच्चे की दृष्टि गतिग्रस्त हुई, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कितने टाइम में उसकी आंखों की रोशनी गई या खराब हो गई वो भी इम्पैक्ट करता है। यदि बच्चे की दृष्टि जन्म के कुछ वर्षों के बाद तक सही थी तो उसे काफी सारी संकल्पनाओं के बारे में समझ आ जाएगी और आगे फिर उसको मदद करेगा। ठीक है, आंशिक दृष्टि वाले बच्चे भी नेत्रहीन बच्चों के मुकाबले में संकल्पनाएं शीघ्र अर्जित करते हैं। जो बच्चे जन्म से नेत्रहीन होते हैं उनके लिए संकल्पनाएं निर्मित करना सबसे कठिन होता है। जो बच्चे बचपन से ही नहीं देख सकते, उन्होंने कभी दीन दुनिया देखी ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कैसे क्या होता है, तो उनके लिए सबसे ज्यादा टफ होता है। अतः बच्चे का संज्ञानात्मक विकास उसकी दृष्टि की क्षति के स्तर, जिस आयु में उसकी दृष्टि ग्रस्त हुई, बच्चे के उत्तेरक तथा पालनकर्ता द्वारा प्रदान किए गए अनुभवों पर निर्भर करता है। दृष्टि दोष वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि दोष वाले बच्चे की चलने फिरने की देखभाल करता किस प्रकार सहायता कर सकता है। अब मैं ना आपको बहुत इजी टर्म्स में बताती हूँ। ठीक है, दृष्टि दोष वाला बच्चा है, आप उसको सिखाओ कि पहले किसी चीज को टच कर करके आगे बढ़ना है, सपोर्ट ले लेके आगे बढ़ना है। अगर उसके पास स्टिक है तो वो स्टिक ऐसे ऐसे मारता जाता है ताकि उसको पता चल जाए कि आगे कोई दिक्कत है या कोई चीज ऐसी है जो उसको लग सकती है, वो उसको पता चल जाएगा। जब आप इधर उधर जाएं तो बच्चे को अपनी गोदी में उठा लें और उसको गति का आभास हो सके कि आप इधर जा रहे हैं, इधर को मुड़ गए, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, बच्चे को अपनी गोद में बिठाएं, अपनी बाजुएं, टांगे, हाथ हिलाएं जिससे कि वह जान सके कि विभिन्न अंग हिलाने में कैसा महसूस होता है। गोदी में बिठाकर बाजुएं, हाथ, टांगे हिलाएं, मतलब उसको चीजों को फील कराएं।
ठीक है। 1 वर्ष का होने पर बच्चा चलना शुरू कर देता है, किंतु जब बालिका देख नहीं सकती तो उसके आसपास पड़ी चीजों से उसको चोट लगने का डर है। प्रारंभ में बालिका के साथ आप भी चले, जब बच्चा चल रहा है आप भी उसके साथ साथ चलो, ताकि इस डर से अपने मन से निकाल सके। और पहले बच्चे को घर में चलने फिरने में मदद करे, जब बच्चा घर में चलने फिरने में कंफर्टेबल हो जाएगा तब उसे बाहर ले जाकर बाहर की चीजों के बारे में बताएं। बच्चे को जगह की समझ के बारे में बताएं कि जब वो आगे बढ़ रहा है तो उसको कैसे जगह का हिसाब लगाना है, किस जगह पर कैसे क्या करना है। ठीक है जी। जब बालिका थोड़ी बड़ी हो जाए तो उसे चलते समय अपनी एक बाजू उसके चेहरे के सामने रखने को कहें, एक बाजू ठीक उसके चेहरे के सामने रखने को कहें, ताकि चलते फिरते किसी भी चीज से टकरा ना जाए। कोई टकराने वाली चीज है तो पहले हाथ पे टच और पता चल जाए कि यहाँ आगे नहीं बढ़ना। देखो, भगवान जब एक हेल्दी बॉडी देता है, सारे अंगों को देता है, तो नेचुरली सी बात है लाइफ एक इजी हो जाती है। लेकिन किसी का कोई अंग में कुछ दिक्कत है या परेशानी है तो फिर उसके लिए लाइफ थोड़ी सी तो कठिन हो जाती है, क्योंकि थोड़े से एक्सपीरियंसेस उसके डिफिकल्ट होते हैं। लेकिन एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर्स, हमें उस बच्चे को प्रोत्साहित करना है कि वो भी मेहनत, मतलब कोशिश करे जैसे सारे बच्चे चीजें कर रहे हैं वो भी करे, ताकि वो अपने आप को अलग महसूस ना करे, और आपको उसकी जितनी ज्यादा हो सके मदद करनी है जिन जिन चीजों में रिक्वायर्ड है। ठीक है, बता रहे हैं, सिखाएं कि झुकना है तो पहले एक हाथ को मुंह के आगे रख ले। कभी भी बच्चा झुकने लग रहा है तो पहले एक हाथ को मुंह के आगे रख ले कि सीधा कोई चीज टकरा ना जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें ऐसे आप देख सकते हो। अब निम्नलिखित से ग्रस्त बच्चे की विशेषताएं और लक्षण बताएं। सबसे पहले क्या है? प्रमतिष्ठ घात। प्रमतिष्ठ घात एक ऐसी स्थिति है, बेसिकली इसके अंदर प्रमतिष्ठ घात एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क को क्षति पहुंचने के कारण व्यक्ति को पक्षाघात हो सकता है, शरीर के विभिन्न अंगों में कमजोरी आ सकती है तथा स्थूल व सूक्ष्म क्रियात्मक गतिविधियों में समन्वय का अभाव होता है, जिसके कारण चलने और चीजों को पकड़ने में कठिनाई होती है। सेरिब्रल पाल्सी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। अंगों में कमजोरी होती है, ठीक है, और मस्तिष्क में क्षति पहुंच गई, दिमाग में अगर आप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से सारे अंगों में कुछ ना कुछ चीजें आ गई। हाथ व पैरों की क्रियाएं झटके भी हो जाती हैं। झटकेदार मतलब कोई चीज, अगर मैं नॉर्मल पर्सन हूं, पेन को ऐसे उठा रही हूं, तो जो बच्चा प्रमतिष्ठ घात है तो वो जब कोई चीज उठाएगा तो एकदम ऐसे आपको झटका सा महसूस होगा। क्रियाएं किस हद तक झटकेदार होंगी ये क्षति के स्तर पर डिपेंड करता है, सेवियरिटी, कितना ज्यादा उसको वो दिक्कत है, कितनी नहीं। ठीक है, दूसरी ओर यह भी संभव है कि बालिका बिल्कुल ही ना चल पाए, और ये भी हो सकता है अगर ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल है तो हो सकता है कि बच्चा चल ही ना पाए। बच्चे को निगलने में भी परेशानी हो सकती है, जिसके कारण उसके मुंह से लार टपकती रहती है। जब आप कोई चीज उसके मुंह में डालते हो तो उसके यहाँ की जो मसल्स होती हैं इतनी डेवलप नहीं होती, वो उसको सही से नहीं खा पाता तो मुंह से भी लारें टपकती रहती हैं। अपने होठों को बंद करने में भी कठिनाई होती है। अगर ये जैसे हम होठ बंद कर रहे हैं, यहाँ की मसल्स वीक हैं तो प्रॉपर वो होठ भी बंद नहीं कर पाते। बाएं हाथ व पैरों की क्रियाओं के बीच सामंजस्य ना स्थापित कर पाने के कारण बच्चे को खाने में, पीने में, कपड़े पहनने में, स्वतंत्र रूप से शौचालय का प्रयोग करने में भी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि सारे अंग वीक हैं, सारी चीजें कर पाने में कठिनाई हो सकती है। कुछ बच्चे अपने चेहरे की पेशियों की क्रियाएं नियंत्रित नहीं कर पाते, और इस कारण उनके चेहरे से ही, कुछ बच्चों के फेस के जो एक्सप्रेशंस है ना वो ही नहीं कंट्रोल कर पाते, मुंह उनका खुला है या कोई दिक्कत है तो वो दूर से ही पहचान लिए जाते हैं कि इनको ये प्रॉब्लम है, प्रमतिष्ठ घात से ग्रस्त है। दोषपूर्ण बोली। प्रमतिष्ठ घात वाले बच्चों में सबसे अधिक पाए जाने वाली समस्या है। प्रमतिष्ठ घात से ग्रस्त लगभग 70% बच्चों में बोलने संबंधी दोष पाए जाते हैं, वो प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाते, उन्हें शब्दों के उच्चारण में कठिनाई होती है, बोलने में देर लग सकती है या आवाज संबंधी दोष हो सकते हैं। प्रमतिष्ठ घात वाले अधिकांश बच्चों में दृष्टि संबंधी
दिक्कत भी पाई जाती है। बेसिकली उनकी जो पूरी ओवरऑल बॉडी है ना, उसी में प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाती, तो हर अंग में कोई ना कोई कमजोरी के कारण वो समस्याएं पाई जाती हैं। उन्हें दौरे भी पड़ते हैं कई बार। ऐसे बच्चों को सुनने संबंधी दोष भी हो सकते हैं। उपचार व प्रशिक्षण यदि शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया जाए तो प्रमतिघात के कारण आई बच्चों में बहुत सी कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है, अर्ली अगर आप उनका केयर और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। आगे दूसरा, मानसिक मंदता वाले बच्चे से रिलेटेड अब बात करते हैं। मानसिक मंदता वाले बच्चे से रिलेटेड बात करते हैं। जब मानसिक काम करने की क्षमता स्थायी रूप से कम होती है तो उसे मानसिक अक्षमता या मानसिक मंदता कहते हैं। मानसिक अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जो कि मानसिक विकास और शारीरिक वृद्धि को की गति को धीमा कर देती है। क्या कह रहे हैं, मानसिक अक्षमता है तो उसका जो मानसिक मेंटल डेवलपमेंट है और शारीरिक मतलब बॉडी डेवलप हो रही है, उसकी गति को स्लो डाउन कर देती है। एक एवरेज बच्चे का दिमाग जितनी जल्दी बढ़ता है या शारीरिक वृद्धि होती है, उसके कंपैरेटिवली वो लो रहता है। मानसिक रूप से असक्षम बच्चों को चलना शुरू करने, खाना खा पाने, बोलना शुरू कर पाने व विकास के अन्य निर्धारित मानदंडों पर पहुंचने में सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। नॉर्मल बच्चा ये काम जल्दी कर लेता है। जो मानसिक मंदता से रिलेटेड बच्चा होता है, मतलब जिसको मानसिक मंदता होती है, वो इन कामों को धीरे धीरे कर पाता है। अल्प मंदता, थोड़ी सी मंदता, है ना। कई बार ऐसे बच्चों में और सामान्य रूप में विकसित हो रहे बच्चों में छोटी उम्र में विशेष अंतर नहीं दिखाई देते। मतलब इनके अंदर जो मंदता है वो थोड़ी सी है, नॉर्मल बच्चे से थोड़ी सी है, तो बचपन में ज्यादा डिफरेंस पता चलता नहीं है। भाषा के विकास में कुछ विलंब होता है, किंतु ये बच्चे संप्रेषण के तरीके विकसित कर पाने में समर्थ होते हैं। इनको शालापुर केंद्र में जाना चाहिए क्योंकि इससे इनकी सभी क्षमताओं को विकास में सहायता मिलेगी। मध्यम मंदता, अब मध्यम मंदता कैसे कह रहे हैं कि अब थोड़ी ज्यादा मंदता हो गई है। सामान्य बच्चों की तुलना में सीखना व समझने में काफी धीमी गति और छोटी उम्र से ही अंतर पता चल जाता है और भिन्न दिखने लग जाता है कि ये बच्चा मानसिक रूप से मंद है, नॉर्मल नहीं है ना। ये बच्चे बात करना व परस्पर क्रिया करना सीख सकते हैं। क्रियात्मक विकास थोड़ा सा धीमा होता है। बच्चे की अपनी दिन प्रतिदिन की आवश्यकता जैसे खाना, नहाना, तैयार होने को स्वयं पूरा करने के लिए प्रशिक्षित करना संभव होता है। गंभीर मंदता, अब वो मंदता का लेवल बढ़ गया है। अपर्याप्त क्रियात्मक विकास, भाषा का अपर्याप्त विकास, स्वयं देखभाल के लिए भी नहाने, खाने, दूसरों पर निर्भर, ठीक है। पारस्परिक क्रिया, व्यवहार संबंधी कौशल बहुत कम या बिल्कुल नहीं। हर समय सहायता की नीड होती है इन बच्चों को। अति गंभीर मंदता मतलब बहुत ही अब हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। अपना ध्यान रखने, दैनिक जरूरतें व इधर उधर जाने के लिए पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर। ये बच्चा हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। घर पर पूरी देखभाल की आवश्यकता होती है। मानसिक रूप से मंद बच्चों को दूसरे के साथ अंतक्रिया करने में कठिनाई होती है। मंद बुद्धि वाले बच्चे के कार्य उद्देश्य पूर्ण नहीं होते। वे बिना किसी कारण कोई कार्य कर सकते हैं, जैसे बैठे बैठे अपने आप को हिलाना शुरू कर देते हैं, मतलब एनीथिंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर बताइए। संचार की महिला से महिला कार्यनीति। महिला से महिला कार्यनीति बेसिकली ये है, आप कोई एक सोशल मैसेज अपनी सोसाइटी में बढ़ावा देना चाहते हो, तो आप जिस सोसाइटी में उस मैसेज को बढ़ावा देना चाहते हो, उस सोसाइटी में जाके ये देखो कौन सी महिला ऐसी है जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, जिसके अंदर इतनी क्वालिटीज हैं कि अगर आप उसको समझाओ तो वो 5-10 सहेलियों को समझा सके, ठीक है। तो जब आप उस लेडीज को जाकर कोई चीज समझाओगे, बताओगे कि हमें बच्चे को, छोटे बच्चे को स्कूल जरूर भेजना चाहिए या औरतों को अपने सशक्तिकरण के लिए कुछ काम करना चाहिए, वो फिर उसके आगे ग्रुप होंगे, वो आगे 5 लड़कियों को बताएगी, लेडीजों को बताएगी, वो 5 लेडीज है फिर आगे आगे लेडीजों को बताएंगी। तो महिला से महिला कार्यनीति, महिला के थ्रू हम मैसेज को आगे आगे पहुंचाएंगे, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, महिलाएं और लड़कियां ही मुख्य रूप से परिवार की देखभाल करती हैं और आत्मनिर्भर का श्री गणेश से घर से ही होता है।
पारंपरिक रूप से महिलाएं व लड़कियां अपेक्षाकृत ज्यादा मित्रतापूर्ण व्यवहार दर्शाती हैं। अगर देखा जाए तो लड़कियों में एक बहुत अपनापन सा होता है, अपनी महिलाओं को बहन समझती हैं, माँ समझती हैं, और इनमें पड़ोसियों, दोस्तों व रिश्तेदारों से सूचना का आदान प्रदान करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे कहते हैं ना, लड़कियां, आंटियां बाहर बैठ गई और एक दूसरे से सबसे हालचाल ले रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसको हम महिला से महिला कार्यनीति के थ्रू एक यूजफुल तरीके में काम कर सकते हैं कि कोई अच्छे मैसेज एक लेडीज को बताए तो वो आगे आगे बताती जाएगी, एक लड़की को बताए, एक महिला को बताए तो वो आगे आगे पूरी सोसाइटी में फैल जाएगा। महिलाओं को समझाना आसान होता है क्योंकि परिवार का कल्याण ही इनके लिए सर्वोच्चम होता है। अगर महिलाएं अपने कथन से शीघ्र अवस्थ हो जाएं तो वह इन नए विचारों और आदतों को जल्दी ही व्यवहार में अपना लेती हैं। अगर मैंने किसी महिला को कुछ बताया और वो कन्विंस हो गई कि हाँ भाई ये सही चीज बता रही हैं कि हमें बच्चों का प्रॉपर टीकाकरण कराना चाहिए या हमें बच्चों को प्री स्कूल में भेजना चाहिए, तो फिर वो उसको जल्दी ही फॉलो करने लग जाती हैं। महिलाओं के नेतृत्व के गुण विकसित किया जा सकता है और फिर इनका उपयोग अन्य महिलाओं और लड़कियों में भी प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है। महिलाओं में नेतृत्व गुण पहले विकसित करो और फिर वो मैसेज आगे आगे महिलाओं को बताएंगी। महिला से महिला कार्यनीति की प्रक्रिया में निम्न चरण सम्मिलित है। अब ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि जब आप महिला से महिला कार्यनीति को अपनाना चाहते हो तो आपको किन चरणों को फॉलो करना होगा। स्क्रीन पर दिख रहा है, फटाफट से देख लो, बहुत ही इजी है ना। इतने हम कर लेते हैं थोड़ा सा रेस्ट। आप देख लो, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, उदाहरण के साथ शो हो रहा है, देख लिया। और ये होती है हमारी महिला से महिला कार्यनीति। एक महिला, एक शिक्षक थी, इसने 3 महिलाओं को बताया, प्रमुख महिलाओं को बताया, इन्होंने 2-2 को बता दिया जरूरतमंद महिलाओं को। अब जैसे स्कूल जाने से बच्चे का संपूर्ण विकास होता है, एक शिक्षक ने बताया महिला को, मुझे बाकी महिलाओं को भी बच्चों को स्कूल भेजने के महत्व को बताना होगा। अब ये महिला कह रही है मैं बाकी महिलाओं को भी बताती हूँ कि तुम भी अपने बच्चों को स्कूल भेजा करो। हाँ हाँ, इन्होंने आगे बता दिया तो ये कह रही है हाँ हाँ हम भी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। तो एक महिला से ये मैसेज आगे देखो कितनी महिलाओं तक पहुंच गया। इसको कहते हैं महिला से महिला कार्यनीति। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो ऐसी ड्राइंग आप बना कर आओगे। महिला से महिला कार्यनीति देख ली, तो बच्चे से बच्चे की कार्यनीति भी देख लो। बच्चे से बच्चे की कार्यनीति बहुत ही आसान खेल है। आपके घर में अगर आपके 2 बच्चे हैं, है ना, एक छोटे वाला एक बड़े वाला है, जो छोटे वाला बच्चा है ना आपकी नहीं सुनेगा, अपने बड़े भाई या बहन की सुन लेगा। बच्चे ना बचपन से ही पता नहीं क्यों बच्चों को लेकर बहुत इंटरेस्टेड और क्यूरियस रहते हैं। मैं अगर किसी बच्चे को कुछ समझा रही हूँ तो वो नहीं समझेंगे, लेकिन बड़ा भाई बड़ी बहन ने अगर कुछ समझा दिया तो समझ लेंगे। मतलब बेसिकली बच्चा दूसरे बच्चे को प्रेरित कर सकता है, बड़ा भाई बड़ी बहन छोटे भाई बहन को प्रेरित कर सकती है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या महिला से महिला कार्यनीति पूछ लेंगे या बच्चे से बच्चे की कार्यनीति पूछ लेंगे। बच्चे से बच्चे की कार्यनीति का उद्देश्य है बड़े बच्चों को शिक्षित करना व उनके इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे अच्छी आदतें व जीवन के सही मूल्य ग्रहण करें तथा इन्हीं को देखभाल के दौरान अपने छोटे भाई बहनों के को भी संप्रेषित करें। एक बच्चा था, एक बच्चे ने बड़े बड़े बच्चों को बताया, इन्होंने जाके छोटे छोटे छोटी क्लासेस के बच्चों को समझा दिया। इसे कहते हैं बच्चे से बच्चे कार्यनीति। बच्चों को ऐसे स्वास्थ्य संबंधी निरोधक व निवारक उपायों के बारे में बताया जा सकता है जो कि उनके समुदाय के लिए उपयुक्त हो। खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, बड़े बच्चों को सिखा दो, वो छोटे बच्चों को सिखा देंगे। जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बड़े बच्चों को सिखा दो, छोटे बच्चों को सिखा देंगे। अब उससे रिलेटेड ये बताया जा रहा है बच्चे को हमेशा सीखने की जिज्ञासा रहती है और अपनी स्वाभाविक उत्सुकता के कारण वे नए नए प्रयोग करते रहते हैं। स्क्रीन पर शो हो रहा है ये भी कि क्या क्या आप लिख सकते हो, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, देख सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये 6 पॉइंट 7 पॉइंट्स और एंड में हमने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख दी। बच्चे से बच्चे की कार्यनीति अच्छे मूल्यों के विकास के लिए बहुत प्रभावी साबित हो सकती है। बच्चे स्वभाव से ही बहुत ओजस्वी और क्रियाशील होते हैं, तो इस कार्यनीति से हमें बहुत लाभ मिलेगा। एक बच्चे को कुछ अच्छी आदत सिखा दी, उसने आगे 10 को बताना है, उन 10 ने आगे 10 को बताना है, वो 10-10 करते करते पूरे स्कूल में, आस पड़ोस में सब में अच्छी आदतें फैला देंगे, जो कि अच्छी बात है। आगे
5 सिद्धांत बताइए जिनका ध्यान आप मानसिक मंदता वाले बच्चे के साथ काम करते व उसे सीखने में मदद करने के दौरान रखेंगे। अगर आपको ऐसे 5 सिद्धांत बताने हैं, अगर आपकी क्लास में या घर में कोई मानसिक मंदता वाला बच्चा है, तो उसके साथ आप काम करते वक्त या उसको सिखाते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे। पहला, मानसिक रूप से मंद बच्चे को प्रेरण तथा प्रेरक अनुभव, प्रशिक्षण तथा शिक्षा प्रदान करना आरंभ करो। ये मत सोचो कि ये मानसिक रूप से मंद बच्चा है तो इसको पढ़ाना ही नहीं है, इसको बस घर बिठा देना है, या नहीं, उसको पढ़ाने के रिसोर्सेस दो, पढ़ाना शुरू करो। दूसरा, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक अनुभवों से परिचित करो। प्रारंभिक वर्षों में सकारात्मक अनुभव बहुत जरूरी है। पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस दो ताकि उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, वो चीजों को समझना और करना, लर्न करना, समझना शुरू करे। दूसरा, मानसिक रूप से मंद बच्चे की प्रशंसा करो, पुरस्कार दो जब भी बच्चा अच्छे से काम करे। जब भी बच्चा कोई अच्छे से काम करे, वेरी गुड, शाबाश, आप तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो, उसको पुरस्कार दो। इससे क्या होगा, बच्चे को प्रशंसा से खुशी मिलती है और वो और ट्राई करेगा, अगली बार और बेटर काम करूं, और बेटर काम करूं। तीसरा, बच्चे की केवल उतनी ही सहायता करो जितनी सहायता की जरूरत हो। ये नहीं है कि हर चीज में आप ही करके दे जा रहे हो, आप ही करके दे जा रहे हो, बेबी फीड करी जा रहे हो, उसको करने का कुछ मौका ही नहीं दे रहे। आप तो अपने अच्छे साफ दिल से उसकी हर काम करके दे रहे हो, लेकिन कल को जब आप अवेलेबल नहीं होगे तो वो बच्चा अपना काम कैसे करेगा। इसलिए शुरू से ही आपको उसको सारी चीजें खुद करने के लिए प्रोत्साहित करना है, और जब बहुत ज्यादा नीड हो तभी मदद करनी है, तभी बच्चा सीख पाएगा। सीखने की प्रक्रिया को मनोरंजक बनाइए, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सिखाइए, फन, मस्ती, गेम्स के साथ सिखाइए ताकि बच्चा बोर ना हो, इरिटेट ना हो। बच्चे के साथ धैर्य रखे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बार आपने बच्चे को सिखाया, उसको नहीं समझ आया तो डांटने मत लग जाओ, गुस्सा मत करो, ऐसे मत करो कि मैं नहीं पढ़ा रही है, वो नहीं कर रही। धैर्य रखो, पेशेंस रखो, सब सीख जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो धैर्य रखना, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। निष्कर्ष ये आपको दिख रहा है, आप ऐसे लिख सकते हो। आगे चलते हैं। इन संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली बाल सेवाओं की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संसाधन, ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, एक बार फटाफट से नजर मार लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आ जाए तो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, नजर मार लो, फटाफट से पढ़ लो। ठीक है, ये यहां तक दिखा दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। क्षति के विभिन्न कारणों को, इसको भी स्किप कर देते हैं क्योंकि रिविजनरी वीडियो है, ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो समझाने वाली हैं वो कर रहे हैं। बच्चे के आप माता पिता को क्या सलाह देंगे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं प्रति मस्तिष्क घाट, सेरिब्रल पाल्सी वाला बच्चा जो हम ऊपर पढ़कर आए हैं, उसके आरंभिक अर्ली जब उसको चीजें सिखाई जा रही हैं तो उसके माता पिता को आप क्या सलाह देंगे, ये उसके बारे में बताया हुआ है कि प्रमस्तिष्क घात होता क्या है, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सलाह क्या देंगे ये देख लो। माता पिता को सबसे पहले प्रमस्तिष्क घात के बारे में समझाना होगा। अरे भाई, अगर उस माता पिता को पता ही नहीं कि ये क्या चीज है, इसमें बच्चे को क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं और कैसे इसको ठीक करना है, तो माता पिता करेंगे क्या। तो सबसे पहले आपको उनको उस चीज से रिलेटेड समझाना है। हाथों की क्रिया में सामंजस्य है। ठीक है, माता पिता को बच्चे को चीजों को पकड़ने, मोड़ने, दबाने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि जितना वो दबाएंगे, पकड़ेंगे, मोड़ेंगे, उनकी वो मसल के डेवलप होने के चांसेस हैं। ठीक है, बच्चों को निगलना सिखाना चाहिए। बहुत ही बड़ी ज्यादा इनके साथ जो प्रॉब्लम आती है, जब वो आप खाना इनके मुंह में रखते हो तो ये निगल ही नहीं पाते, इनको पता ही नहीं है कि ऐसे मुंह बंद करके करके ऐसे अंदर लेकर जाना है। वो मसल्स इतनी डेवलप ही नहीं हुई, तो आपको इनको निगलना सिखाना है, बिल्कुल बताना है कि ऐसे होठ बंद करो, दबा के जब चबा लिया तो आपको ऐसे अंदर लेके जाना है। बच्चे की खाना खाने में सहायता करनी है आपको। शौचालय के प्रयोग में मदद करनी है, क्योंकि टॉयलेट शीट भी वो प्रॉपर यूज नहीं कर पाते, तो उनको भी उसके बारे में समझाना है। निष्कर्ष,
माता पिता को समझाओ कि वो बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करें। ये नहीं कि हर चीज आप ही उसको करके दे रहे हो, आपको बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करनी है। बच्चे के साथ धैर्य रखना है। जब भी बच्चे में कोई सुधार दिखाई दे तो उसको प्रोत्साहित करना है। वेरी गुड, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। यदि प्रशिक्षण व उपचार प्रारंभ में ही शुरू कर दिया जाए तो बच्चों की स्थिति में बहुत सुधार आ सकता है। आगे चलते हैं, ये हो गया। अब निम्नलिखित में से आप क्या समझते हैं? ये एक है ओष्ठ पठन, ओष्ठ पठन भाषा, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्या? लिप रीडिंग, लिप से पढ़ना, लिप रीडिंग। ओष्ठ पठन भाषा, जिसे होठ पढ़ने के नाम से भी जाना जाता है, एक वक्ता के होठों की हरकतों, चेहरे के हाव भाव और हाव भाव को देखकर भाषा को समझने की प्रक्रिया। इसका उपयोग मुख्य रूप से बहरे या जो कम सुनने वाले व्यक्ति है उनके द्वारा किया जाता है। व्यक्तियों द्वारा श्रवण संबंधी जानकारी को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। जो सुन नहीं सकते या कम सुन सकते हैं वो तुम्हारे, जब मैं बोल रही हूँ तो मेरे होठों की मूवमेंट से समझेंगे मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे फेस के एक्सप्रेशन से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि वो सुन नहीं सकते। प्रमुख बिंदु क्या है? हास्य संकेत। होठ पढ़ने वाले शब्दों व वाक्यांशों को समझने के लिए होठ, जबड़े और जीभ के आकार और गति का निरीक्षण करते हैं। संदर्भगत संकेत। होठ पढ़ने को समझने में अक्सर संदर्भगत संकेतों की व्याख्या करना शामिल होता है, जैसे चेहरे के भाव, शरीर की भाषा और स्थिति जन्य संदर्भ। चुनौतियां, अगर मैं बहुत तेज ऐसे बोल रही हूं तो मेरे होठ नहीं पढ़ पाएगा वो बच्चा, ठीक है, तो इसमें ये चुनौती है। अगर कोई बहुत तेज गति से बोल रहा है या अस्पष्ट उच्चारण कर रहा है या देखने में अवरोधक आ गया है कि आप उसकी लिप्स को देख ही नहीं पाए, तो फिर वो समझ पाना मुश्किल हो जाता है। प्रशिक्षण। कुछ व्यक्ति अपने होठ पढ़ने के कौशल को सुधारने के लिए औपचारिक प्रशिक्षण लेते हैं, जिसमें श्रवण संकेतों तक पूरी तरह निर्भर हुए बिना बोली जाने वाली भाषा को समझने के लिए उनकी क्षमता बढ़ सकती है। साइन लैंग्वेज होती है ना, वो भी समझते हैं। उंगली की वर्तनी। उंगली की वर्तनी संचार का एक मैनुअल तरीका है जिसके उपयोग बहरे या कम सुनने वाले व्यक्तियों या बधिर समुदाय के लोग करते हैं। वही उंगली के थ्रू, साइन लैंग्वेज के थ्रू बात करते हैं ना। इसमें वर्णमाला के अक्षरों को दर्शाने के लिए हाथ की आकृतियों और विन्यासों का उपयोग करना शामिल है। प्रत्येक अक्षर को विशिष्ट हाथ की आकृतियों और स्थितियों का उपयोग करके बनाया जाता है, जिससे व्यक्ति उन शब्दों, नामों और अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से लिख सकता है जिनका सांकेतिक भाषा में कोई संगत संकेत नहीं हो सकता है। ऐसे ऐसे कर रहे हो तो सांकेतिक भाषा में तो इसका कोई वो नहीं है, लेकिन जो साइन लैंग्वेज जिसको आती है, उंगली की वर्तनी आती है, उसको इसका मतलब समझ आ जाएगा। प्रमुख बिंदु क्या है? वर्णमाला रूपरण। उंगली की वर्तनी में मैनुअल वर्णमाला का उपयोग किया जाता है। पूरक संचार, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सीखना और अभ्यास, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है? आगे उदाहरण देते हुए अच्छे पर्यवेक्षक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बेसिकली इसमें अच्छे सुपरवाइजर, अच्छे सुपरविजन के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। अच्छे पर्यवेक्षक की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखी, फ्लो चार्ट बना दिया और इसके मेन पॉइंट्स को समझा दिया उदाहरण के साथ। संप्रेषण संबंधी अच्छे कौशल, बातचीत, कम्युनिकेशन के लिए उसके अंदर अच्छे कौशल होने चाहिए। पर्यवेक्षण में लचीलापन, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जिम्मेदारी लेने में इच्छुक हो, निर्णय ले पाए, मतलब डिसीजन ले पाए। व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टि, मतलब ह्यूमन बिहेवियर को समझ पाए। सहानुभूति उत्पन्न करने में योग्यता। संप्रेषण संबंधी अच्छे कौशल मतलब बातचीत करने में, अपनी बात को समझाने, दूसरे की बात को समझने के लिए अच्छे कौशल होने चाहिए अगर आप अच्छा सुपरवाइजर बनना चाहते हो। ठीक है, ये उदाहरण दिख रहा है कि सरल तरीके से आप अपनी बात को समझा पाओ। दूसरा, पर्यवेक्षण में लचीलापन, अगर मैं किसी को क्या कह रही हूं
एनालाइज कर रही हूँ कि उसने कैसा काम किया है कैसा नहीं, तो मेरे पर्यवेक्षण में लचीलापन होना चाहिए, मैं थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपना काम धीरे धीरे करता है तो अच्छे पर्यवेक्षक को उसे डांटने की जगह उसके हिसाब से काम करके देना चाहिए, उसे अपने हिसाब से काम करके देना चाहिए और उसे समझाना चाहिए। जिम्मेदारी लेने में तत्परता, आप रेडी होने चाहिए कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओ इस काम की। स्क्रीन पर शो हो रहा है। निर्णय ले पाना, अच्छा सुपरवाइजर सुपरविजन वही कर पाएगा जो डिसीजन ले पाएगा, ये स्क्रीन पे उसकी एक्सप्लेनेशन शो हो रही है। सहानुभूति उत्पन्न करने में योग्यता, कई बार आपके अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके घरों में कोई दिक्कत हो सकती है, पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में कोई दिक्कत हो सकती है, तो आप सहानुभूति उत्पन्न करके उनकी जरूरतों को समझ पाओ, ये भी क्वालिटी होनी चाहिए। व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टि, मतलब ह्यूमन बिहेवियर को समझ पाऊं, अगर कोई बोल नहीं रहा, आजकल परेशान रह रहा है, तो मैं समझ जाऊं कि क्या दिक्कत है, उससे बातचीत करके उसको सॉर्ट करने की कोशिश करूं। लिखा हुआ है उदाहरण के साथ। ये रहा इसका निष्कर्ष, आप देख सकते हो। अगला दृष्टि दोष वाला क्वेश्चन नहीं, अभी नीट नहीं है, ठीक है। उन 5 तरीकों की सूची बनाइए जिनके माध्यम से शिक्षिका श्रवण दोष, जो कि सुन नहीं सकते, दूसरों की भाषा को समझने में सहायता कर सकती है। श्रवण सहायक यंत्र का प्रयोग, अगर आपने देखा हो जो बच्चे सुन नहीं सकते, एक हियरिंग एड आता है जो कान पे लग जाता है, कि कान में पहना जाता है। श्रवण सहायक यंत्र ध्वनियों को तेज कर देता है ताकि उसकी सुनने की क्षमता, जिसकी सुनने की क्षमता कम है वो भी सामने वाले व्यक्ति की बात सुन पाए, समझ पाए और आपसे बातचीत कर पाए। हियरिंग एड्स होते हैं श्रवण सहायक यंत्र का प्रयोग। वास्तविक वस्तुओं और चित्रों का प्रयोग, जब आप पढ़ा रहे हो तो बोलने के साथ साथ अगर एप्पल के बारे में पढ़ा रहे हो तो एप्पल दिखाओ, एप्पल का चित्र दिखाओ, ठीक है, ताकि वो समझ जाए कि ये एप्पल की बात हो रही है। ओस्ट पटन, पीछे हम पढ़कर आए हैं, लिप रीडिंग के थ्रू बच्चा पकड़ेगा। इशारों व हाव भाव का प्रयोग, इशारे, मैं पढ़ाते वक्त कैसे पढ़ा रही हूँ, मेरे हाव भाव कैसे हैं, उसके थ्रू भी समझ जाएगा। संकेत भाषा, साइन लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। संचार के 5 तरीकों के बारे में लिखो, कोई भी एक आ जाता है। पहला, व्याख्या, केस अध्ययन, सामूहिक विचार विमर्श, कहानी सुनाना, प्रदर्शन व अभ्यास और भूमिका अभिनय। व्याख्या, व्याख्यान में संचार मुख्य एक तरफा होता है, ठीक है, तथा संचार प्राय सूचना मूलक होता है। अगर मैं कहीं कोई व्याख्यान उस स्थिति में सबसे उपयोगी सिद्ध होता है जहां बड़े समूह को इकट्ठे कुछ जानकारी देनी हो। इस तरीके में प्रेक्षक बोलता है, अगर जैसे मैं आपको जानकारी दे रही हूं तो मैं प्रेक्षक हूं, मैं बोल रही हूं और प्राप्तकर्ता आप हो, आप सुन रहे हो, ये प्रेक्षक है। हमें खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, मैं स्टेज पे जाके ऐसे भाषण दे रही हूं, तो ये मैं हूं, ये मैं भाषण दे रही हूं, प्रेक्षक हूं, तो मैं यहाँ पे प्रेक्षक हूं, मैं भाषण दे रही हूँ, और प्राप्तकर्ता ये सारे लोग सुन रहे हैं कि सिमरन मैम क्या बता रही हैं। सामूहिक विचार विमर्श, बेसिकली ग्रुप डिस्कशन, ये सारे पंचायती लगा के बैठ गए हैं, एक दूसरे को अपने विचार विमर्श दे रहे हैं, ठीक है, बातों का लेन देन हो रहा है, तूने ये सुना, मैंने वो सुना, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसको कहते हैं सामूहिक विचार विमर्श। बहुत ही ईजी है, आप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, ग्रुप डिस्कशन। प्रदर्शन व अभ्यास, संचार का वह तरीका जिसमें आप लोगों को कुछ जानकारी देने या सिखाने हेतु कार्य स्वयं करके दिखाते हैं, कुछ क्या करके दिखाते हैं, प्रदर्शन अथवा निर्देशन कहलाता है। प्रदर्शन जानकारी बांटने तथा कौशल सिखाने में बहुत प्रभावी होता है, कुछ करके दिखा रहे हैं, एक्टिविटी है तो करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अध्यापक प्रदर्शन करके दिखा रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा है, ये बच्चे देख रहे हैं। फोर्थ, भूमिका अभिनय, रोल प्ले, रोल प्ले के थ्रू हम वास्तविक जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर देते हैं, डॉक्टर डॉक्टर, टीचर टीचर, तो वो हो जाता है। बच्चे क्या है, अध्यापक का अभिनय कर रहे हैं, मैं हूं टीचर, एबीसीडी सिखा रही हूँ, यहाँ पे बच्चे डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं, खुद मेडिसिन दे रहे हैं, रोल प्ले बेसिकली। केस अध्ययन, केस स्टडी, केस स्टडी क्या होती है, तथ्यों पर आधारित होती है कि किस समय पे किस जगह पर कैसे क्या किया गया था, उसको ऑर्डर वाइज लिखा जाता है, ऑर्डर वाइज घटनाओं को लिखा जाता है, उसको पढ़ा जाता है, समझा जाता है, उसके फैक्ट्स को निकाला जाता है। जैसे कि केस अध्ययन है, प्लास्टिक के क्या क्या दुष्प्रभाव है, प्लास्टिक प्रस्तावन है, दुष्प्रभाव केस अध्ययन करेंगे और उसका निष्कर्ष लिखेंगे कि से नो टू प्लास्टिक बैग्स, है ना, केस अध्ययन करेंगे कि प्लास्टिक के क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। कहानी सुनाना,
कोई भी अच्छा पॉइंट है जो हमें लगता है हम बच्चों को सिखा सकते हैं, हम कहानी सुनाने के थ्रू उनको सिखा देंगे, क्योंकि बच्चे कहानी में बहुत इंटरेस्ट लेंगे। अच्छा मैडम आगे क्या हुआ, फिर क्या करना है, इसके थ्रू वो सीख जाएंगे। एक बच्चा हाथ नहीं धोता था, फिर वो बीमार हो गया, ऐसे कुछ भी कहानी बना के हमने बच्चों को हाथ धोने से रिलेटेड समझा दिया। ठीक है, ऐसे केस, चलो ये स्किप कर देते हैं, अभी जरूरी नहीं है। प्रभावी संप्रेषण में व्यवधान, मतलब बेसिकली जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। प्रेक्षक संबंधी समस्याएं, प्रेक्षक संबंधी समस्याएं यानी कि जो मैं हूं, मैं कम्युनिकेशन करने के लिए मैं बोल रही हूँ ना, मेरी साइड से क्या दिक्कतें होंगी कि आप उसको समझ नहीं पा रहे। प्रेक्षक का बाएं स्वरूप, अगर मैं ऐसी अजीब सी बनकर आ गई, अजीब सा कुछ पहन लिया, अजीब सी बनकर आ गई, तो मैं अगर अच्छा भी पढ़ा रही होंगी ना तो आपका ध्यान नहीं जाएगा, आपका वो अजीब गरीब चीजों पर ही जाएगा, है ना। तो एक पहला ये हो सकता है प्रेक्षक का बाह्य स्वरूप, वो कैसा तैयार हुआ है, क्या उसने साफ सुथरे कपड़े पहने हैं, सही लग रहा है, वो भी डिपेंड करता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होगा वो स्मूथ रहेगा या नहीं। बेसिकली इसमें कह रहे हैं कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या दिक्कतें आ जाती हैं। अगर सेंडर, मैं हूं ना सेंडर, मेरी तरह से क्या क्या दिक्कत आ जाएंगी। पहला, अगर मैं अजीब सी तैयार होके अजीब सी बनकर आ गई तो आप सुनोगे ही नहीं मेरी बात को, चाहे मैं जितनी अच्छी टीचर हूं, तो ये दिक्कत आ गई। दूसरा, बोलने का ढंग, अगर मेरे बोलने का ढंग ही अजीबो गरीब हुआ तो अगर मैं जितनी अच्छी टीचर हूं आप मेरी बात को समझ नहीं पाओगे। तीसरा, भाषा, आप समझते हो हिंदी, इंग्लिश, हरियाणवी, पंजाबी, मैं पढ़ाने लग गई कौन सी बाहर की लैंग्वेजेस में, जर्मन हो गई, स्पेनिश हो गई, अलग अलग लैंग्वेजेस में पढ़ाने लगी, तो क्या आप मेरी बात समझ पाओगे? फटाफट से मेरी वीडियो बंद करके भाग जाओगे, है ना। तो ये भी गलत है। संदेश, संदेश ही अगर मेरा स्पष्ट नहीं है, अगर आज मैं आपको पढ़ाने बैठी हूं, मेरा संदेश क्या है कि DC3 का पेपर आप अच्छे से कर लो, तभी आप समझ पाओगे ना। अगर मेरा संदेश ही स्पष्ट ना हो, मैं कहूं ऐसे ही कुछ भी पढ़ा लेते हैं, कभी जिंदगी में काम आएगा, तो क्या आप पढ़ोगे? नहीं ना। तो ये ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है। चैनल, माध्यम, किस माध्यम के थ्रू आपको पढ़ा रहे हो। जैसे मैं YouTube के थ्रू पढ़ा रही हूँ तो मैं अपना पूरे स्टूडियो के अंदर बैठी हूँ कि आवाज में कोई दिक्कत ना आए। मान लो कभी मेरी वाली वीडियो में किसी में माइक मैंने गलत लगाया होता है और उसमें शिर की आवाज होती है, तो तुम लोग कमेंट कर देते हो ना कि मैम आवाज सही नहीं आ रही, है ना। वो माध्यम कैसा यूज कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत है, परेशानी है, वो भी डिपेंड करता है कि हमारा कम्युनिकेशन कितना स्मूथ होगा। प्राप्तकर्ता संबंधी समस्याएं, कि अब जो सुन रहा है, रिसीवर है, आप लोग हो, आपसे रिलेटेड क्या समस्याएं आ सकती हैं। पहला, सोच में अंतर, आपकी और मेरी सोच ही अगर अलग है, ठीक है, अगर आप सोच कर ही बैठे हो कि आज सिमरन मैम की हम क्लास देख रहे हैं, हमने इसके अंदर गलतियां निकालनी है, गलतियां निकालनी है, तो 1.5 घंटा में पढ़ा के चली जाऊंगी, 1.5 घंटे में मैंने हजारों अच्छी बातें बताई होंगी, आप उसे देखोगे नहीं, लेकिन एक दो अगर मैंने शब्द के उच्चारण में गलती कर दी होगी तो आप नीचे लिख दोगे सिमरन मैम आपका ना हिंदी में उच्चारण बहुत बुरा है ना। तो ये हमारी सोच में अंतर आ गया ना। ये आप सोच कर ही बैठे हो कि सिमरन मैम जो पढ़ा रही है गलत ही पढ़ा रही होंगी, आप वो चीज समझना ही नहीं चाह रहे। प्राप्तकर्ता में उत्प्रेक्षण की कमी या उनकी रुचि ना लेना, अगर आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो तो क्या आप मेरी बात समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। तो ये 2 पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, अब एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी देख लो। वे कौन से परिवेश संबंधी कारक हैं जिनके कारण बच्चों के व्यवहार संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जब कोई बच्चा कई महीनों तक ज्यादातर बुरा व्यवहार या नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है तो इसका मतलब होता है कि उसे व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं। बहुत समय तक बस जब बात कर लो उल्टी सीधी बातें, लड़ाइयां, गाली गलौज, मार धाड़, उल्टा सीधा बिहेवियर, तो समझ जाओ इसमें व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं। पारिवारिक परिवेश, जैसे परिवार में रह रहे, हो सकता है उसके घर में माँ बाप लड़ते झगड़ते रहते हो, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हो और वो वहीं से सीख रहा हो। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व केंद्र, शिक्षा केंद्र या समुदाय कारक। अब क्या कह रहे हैं, कभी कभी बच्चा अपने घर की समस्याओं के कारण ऐसा बन जाता है, बिल्कुल ठीक। दूसरा क्या कह रहे हैं, उसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि घर का ऐसा माहौल है, कोई चीज ऐसी हो गई जिसकी वजह से वो हो गया। दूसरा, जब छोटे बच्चे पहली बार घर से प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा केंद्र में आते हैं तो वे अपरिचित व्यक्तियों व स्थितियों के समान करने के लिए तैयार नहीं होते और फिर जब कार्यकर्ता
बच्चों का ध्यान नहीं रखते और कार्यकर्ता का व्यवहार व कार्य करने का तरीका कठोर होता है, टीचर स्ट्रिक्ट होती है तो बच्चे बुरा व्यवहार प्रदर्शित करने लगते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि बुरा व्यवहार क्यों प्रदर्शित करते हैं? हो सकता है पहली बार स्कूल में आए, टीचर स्ट्रिक्ट मिल गई, टीचर ने डांट लगा दिया, चिढ़ गए, लड़ना भिड़ना शुरू कर दिया। उदाहरण लिख दिया। समुदाय में कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि आप बंदा बुरा बन जाता है। समुदाय में अगर जैसे कह देते हैं गरीब के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया जाता, तो कोई गरीब घर का बच्चा है, हर कोई आता जाता कहता है ओए तू हट जा यहाँ से, तूने यहाँ नहीं करना, तूने ये नहीं करना, तो उसको भी हर्ट हो जाता है। तो वो समुदाय की चीजों से रिलेटेड उसका बुरा व्यवहार शुरू हो जाता है। बहुत ही ईजी है, उदाहरण के साथ पेपर में आ गया तो लिख के आ जाना। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं। बच्चे का आक्रामक व्यवहार कैसे निपट सकते हैं हम? शालापुर की अध्यापिका, मतलब शालापुर की जो टीचर है, अगर किसी बच्चे का आक्रामक व्यवहार है तो उससे कैसे निपट सकती है टीचर? ठीक है, कैसे निपट सकती है? आक्रामक व्यवहार करने वाली बालिका या बालक अपनी बात बलपूर्वक मनवाते हैं, तथा झगड़ालू होते हैं। इस व्यवहार से दूसरे को मानसिक या शारीरिक हानि पहुंचती है। कैसे डील करना है? आक्रामक व्यवहार पर ध्यान मत दो। कोई बच्चा आक्रामक व्यवहार कर रहा है तो उसको वैल्यू ही मत दो। जब उसको अटेंशन नहीं मिलेगी ना, वो अपने आप वो करना बंद कर देगा। दंड मत दो। ठीक है, दंड दोगे तो और इरिटेट होता है और ना परेशान होता है और उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जिसने सुधरना है वो सुधर ही जाएगा, दंड से कुछ होता नहीं है आजकल। उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है, कोई ना कोई कार्य करवाते रहो, उस बच्चे को ना खाली मत छोड़ो, क्योंकि कहा जाता है ना खाली दिमाग शैतान का घर। खाली बैठा होगा तो शरारतें करेगा, उससे कोई ना कोई एक्टिविटी, कहानी सुनाओ, गीत गाओ, नृत्य करवाओ, ये कराओ वो कराओ, बिजी रहेगा, एनर्जी उन चीजों में लगी रहेगी तो शरारतें करेगा नहीं। अच्छे व्यवहार पर शाबाशी दो, अगर वो अच्छा काम करते हैं, अरे वेरी गुड, शाबाश, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरे बच्चों के सामने कभी भी उसे शर्मिंदा मत करो। ये मत करो कि आप दूसरे बच्चों के सामने उसकी बेइज्जती कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स मैं देख लो कैसे लिखती हूँ। पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिखा, 5 पॉइंट्स लिखे हैं, इन सब के साथ इनके उदाहरण लिखे हुए हैं। पेपर में आता है तो उदाहरण लिख कर आना, जो आंसर आपका चेक कर रहा है उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। निष्कर्ष लिखाना। अति सक्रिय बच्चा, हाइपर एक्टिव बच्चा, टिक के बैठ ही नहीं सकता, इधर फुदकता रहेगा उधर फुदकता रहेगा। और सच में बच्चे ऐसे ही होते, टिक के बैठ ही नहीं सकते। आज जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं जब आपको पढ़ा रही होती हूँ तो मेरे माँ बाप जब सुन रहे होते हैं, मम्मी पापा सुन रहे होते हैं कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बच्चे ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो मुझे बताते हैं तू कौन सा कम शैतान थी, हम तुझे कहते थे कि 10 मिनट टिक कर बैठ जाएगी ना तो हम तुझे 5 रुपए देंगे, और मैं 10 मिनट टिक के नहीं बैठ सकती थी, उसमें भी इधर उधर कुछ कुछ छेड़ा खानियां शुरू कर देती थी। तो ये बच्चे बचपन से ही ऐसे होते हैं कि उनके अंदर एनर्जी इतनी ज्यादा होती है। लेकिन कुछ हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं जिनको संभाल पाना नेक्स्ट लेवल होता है। उनको संभालने के लिए आपको क्या करना है? स्पष्ट निर्देश दीजिए कि कैसे कैसे क्या क्या करना है क्या नहीं, ताकि उनको पता रहे किस जगह पे कैसे क्या करना है। बच्चों की ऊर्जा को अच्छे काम करने में लगाएं। अब इतना एनर्जेटिक बच्चा है तो उससे इतनी ज्यादा एक्टिविटीज कराओ जिससे वो एक्टिविटी करे, अच्छे काम सीखे और उसकी एनर्जी भी यूज हो जाए। अब ज्यादा एनर्जी है, या तो गलत जगह लगाएगा या अच्छी जगह लगाएगा, आपको अच्छी जगह लगवानी है। उनके साथ शांति से समय बिताएं, जो कि सबसे मुश्किल होता है, लेकिन आपको उनके साथ शांति से समय बिताना है। अच्छे व्यवहार के लिए उसे पुरस्कार दें, उसे पुरस्कार दो कि अगर उसने अच्छा काम किया है, ताकि वो मोटिवेट हो और आगे भी अच्छे काम करे। उसकी भावनाओं को समझो और जरूरी है तो दंड दो। ठीक है, बहुत रेयर केस में अगर जरूरी है तो दंड दो। आगे अब क्या कह रहे हैं ये भी चलो स्किप कर सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। और कोई देखते हैं। लेबल करने के नकारात्मक प्रभाव, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा है जिसके अंदर मानसिक मंदता है, मतलब थोड़ा सा दिमागी रूप से कमजोर है ना, अगर आपने उसको लेबल कर दिया कि भाई ये तो मानसिक रूप से मंद है, तो क्या उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे? पहला, लेबल करने से ऐसा लगता है कि जैसे अपंग बच्चों को अन्य बच्चों से अलग कर दिया गया है, कि ये है नॉर्मल बच्चे, ये है मानसिक रूप से अपंग बच्चा, तो आपने उन दोनों को अलग कर दिया ना, तो ऐसा करना भी गलत होता है। ठीक है, आप बच्चों को अलग सेरिगेट कर दिया, ये नॉर्मल बच्चा है ये अपंग बच्चा है, तो ये उस पर गलत इंपैक्ट डालता है, उसकी सेल्फ एस्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस बर्न मतलब इंपैक्ट होता है।
लेबल स्थायी हो जाता है। लेबल मतलब एक बार अगर आपने कह दिया ना ये बच्चा मानसिक रूप से मंद है, कल को अगर उसकी मानसिकता ठीक भी हो गई, वो नॉर्मल बच्चों की तरह भी है ना, लेकिन वो लेबल उसके ऊपर थप्पे की तरह लग जाएगा, है ना, तो वो भी गलत बात है। तो ये आप जो मैं चीजें बता रही हूँ ना वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इन्हें देख लेना। आगे बढ़ते हैं। लेबल एक दाग है, जब आपने किसी को किसी गलत नाम का टैग दे दिया ना, ये टैग दे दिया, वो टैग एक ऐसे दाग के रूप में उसकी जिंदगी में काम करेगा कि उसकी थ्रू आउट द लाइफ उसको वो बुरा महसूस होता रहेगा। और हो सकता है लेबल गलत हो, आपने सोचा कि ये मानसिक रूप से मंद है, क्या पता हो ही ना। नॉर्मल बिहेवियर में कई बार हम कहते हैं ना थकी हुई थी मैंने ध्यान ही नहीं दिया, हो सकता है वो हो ही ना ऐसा कुछ और आपने गलत सोच लिया हो, तो वो भी उस बात में भी लेबल गलत है। आगे चलते हैं। और कौन सा क्वेश्चन हम आपको कवर करा सकते हैं, देख लेते हैं। संचार के क्या तत्व हैं? बेसिकली अगर मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहती हूँ तो प्रेक्षक जो कि मैं हूं, मैंने संदेश बनाया है, फिर मैंने एक संदेश है जो कि संदेश ये है कि मैं DC3 पढ़ा रही हूँ, माध्यम मेरा YouTube है, प्राप्तकर्ता आप बच्चे हो जो संदेश को समझते हो, और जब आप समझ जाते हो तो आप प्रतिपुष्टि देते हो, फीडबैक देते हो नीचे कमेंट करके। तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना क्या ये क्लास आपको अच्छी लगी या नहीं। प्रेक्षक वो व्यक्ति होता है जो विचारों और संदेशों को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। मेरा प्रेक्षक आज की इस वीडियो में मैं प्रेक्षक हूं, मैं अपने विचारों और संदेशों को आपके तक पहुंचा रही हूँ। संदेश वो विषय वस्तु होती है जो संदेश होती है, आज की विषय वस्तु है DC3 की पढ़ाई करना। माध्यम, यहाँ का माध्यम YouTube है, YouTube के थ्रू मेरा संदेश आप तक पहुंच पा रहा है, प्राप्त करता हो आप लोग जिन्होंने अब पेपर देने जाना है। प्रतिपुष्टि आपका फीडबैक होगा जो आप नीचे कमेंट करके बताओगे। ये मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ, अपने आप लिख कर आ जाना। श्योर कोई रुकावट परेशानी, अगर मेरा माइक खराब हो गया, लाइट सही नहीं आ रही, तो उसमें वो दिक्कत आ गई तो हमारा कम्युनिकेशन में दिक्कत आ जाएगी, वो श्योर हो गया। ठीक है, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो हम इस वीडियो में कवर करा सकते हैं। अदरवाइज ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कवर करा दी है। विशेष शिक्षा के बारे में आपको बता देते हैं। विशेष शिक्षा इज बेसिकली स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन एक अनुकूलित अनुदेशात्मक कार्यक्रम है जिससे विकलांग छात्रों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य विकलांग छात्रों को उनके व्यक्तिगत अंतरों और चुनौतियों को संबोधित करके अपनी पूरी क्षमता हासिल करने का अवसर प्रदान करना है। स्पेशल एजुकेशन इस हिसाब से डिजाइन की गई है कि जो विकलांग बच्चे हैं, ठीक है, उनकी भी जो जो जरूरतें हैं पढ़ाई के समय में या और किसी भी चीज से रिलेटेड उनको पूरा किया जाए। एजुकेशन को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि कोई बच्चा चल नहीं सकता तो वहां स्टेयर केस के साथ वो ऐसे व्हील चेयर के ऊपर जाने का वो बना दे, स्लोप बना दे। कोई बच्चा सुन नहीं सकता तो उसके लिए आप चित्रों को दिखा के पढ़ा रहे हो, हियरिंग एड अवेलेबल करा रहे हो, ठीक है, किसी को देखने में दिक्कत है तो आप उसको आगे बिठा रहे हो, ठीक है। तो ये विशेष शिक्षा के अंदर आ जाते हैं। ये इसकी परिभाषा और उद्देश्य दिख रहा है जो कि आप देख सकते हो। विकलांगता की क्या क्या श्रेणियां हैं? सीखने संबंधी विकलांगता है तो पढ़ने लिखने व गणित में कठिनाई होगी। भाषा या भाषा संबंधी विकार है तो बातचीत संचार में चुनौतियां आएंगी। बौद्धिक विकलांगता है तो औसत में कम संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली। भावनात्मक और व्यवहार संबंधी विचार, ठीक है, भावनात्मक विनियम और व्यवहार से संबंधी समस्याएं। शारीरिक विकलांगता, गतिशीलता या शारीरिक क्षमता को प्रभावित करने वाली विकलांगताएं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, ऐसी स्थितियों में एक श्रृंखला जिसमें जिसमें सामाजिक कौशल, दोहरापूर्ण व्यवहार और संचार संबंधी चुनौतियां होती हैं। ठीक है जी, उसका मूल्यांकन और पहचान कैसे किया जाएगा ये आपको इस पेज पर शो हो रहा है और क्या क्या उसकी चुनौतियां हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। मैंने कोशिश करी है DC3 की मैं आपको एक फुल रिवीजन के फॉर्म में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कवर कराने की कोशिश करूं, मैंने करवाई है। अगर प्रॉपर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की PDF लेनी हो तो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज की है, तीनों सब्जेक्ट्स की 300 में मिल जाएगी। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर ये है
व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। डीईसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेने हैं, पेमेंट डिटेल्स आ जाएंगी, पे करके ले सकते हो। हिंदी मीडियम के नोट्स अलग है, इंग्लिश मीडियम के नोट्स अलग है, अपना मीडियम मेंशन कर देना और लेकर आप इन्हें पढ़ सकते हो। अगर आप कहते हो कि आप बस फ्री वीडियो से पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ फ्री वीडियो से भी पढ़ लेना, काफी हद तक तैयारी हो जाएगी। हमारे बच्चे सच में 90 मार्क्स लाते हैं, 90 प्लस मार्क्स लाते हैं। मैंने मार्कशीट्स दिखाई है 98 मार्क्स वालों की, और ये तो आंसर शीट है, प्रॉपर ये दिखाई जाएगी कि कैसे कैसे आपको आंसर को अटेंड करना है। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग के नाम से है, सब्सक्राइब कर लेना। फुल रिविजनरी वीडियोस डीसी 1, 2, 3 सबकी डाली हुई है। पेपर को अटेंड कैसे करना है, क्या करना है क्या नहीं, एक एक चीज बताई हुई है। और ये प्लेलिस्ट बना दी है, हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम अलग। 20 से 21 वीडियोस है, इन प्लेलिस्ट को देख लोगे तो सारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना कि ये वीडियो कैसी लगी। पेपर देकर जब आओगे 30 सेकंड की छोटी सी वीडियो बनाकर भेज देना कि आपका नाम क्या है, आप कौन सी सिटी से हो और आपको मुझसे पढ़कर कैसा लगा। क्योंकि आपने तो मुझे देख लिया है लेकिन मैंने तो आपको देखा नहीं, मुझे भी तो अपने स्टूडेंट्स को देखना है ना। ऑल्सो कल को आगे आने वाली कोई वैकेंसीज होंगी, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी तो मुझे पता रहेगा मेरा कौन सा स्टूडेंट कहाँ से है, वो डाटा मेंटेन रहेगा और हम आपको इन्फॉर्म कर पाएंगे उस चीज से रिलेटेड। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना, उसमें सारे न्यू अपडेट्स आते रहते हैं। फटाफट से चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा ना, क्योंकि आपकी सिमरन मैम इतनी मेहनत से पढ़ा रही हैं। बहुत ही सच्चे दिल से मैंने पिछले 1 घंटे 19 मिनट, ऑलमोस्ट 20 मिनट होने वाले हैं, आपको बहुत ही सच्चे दिल से पढ़ाया है। आई विश ये जो मैंने सच्चे दिल से पढ़ाया है आपने भी सच्चे दिल से पढ़ा होगा। इस वीडियो को 2 बार जरूर बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाना, देख कर जाना, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर करना। जब ग्रेड कार्ड की पिक्चर्स आ जाएंगी तो हमारे लेवल अप लर्निंग पे भेज देना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने प्यारे प्यारे मैसेज भेजते हो और लिखते हो कि मैम आपसे पढ़कर आज हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं और ये हमारा रिजल्ट आया। तो बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, हम आपके लिए हाजिर रहेंगे। थैंक यू सो मच।